प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से बार बार पूछे जाते हैं जो प्रश्न। तो जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपके सेट पेपर के भी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। 2025 के सभी सेट पेपर को मैं इस लेक्चर में भी बताने वाला हूं, और वहीं सेट पेपर से ही प्रश्न लगातार हर एक सेट पेपर में पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। जैसे कि 2026 में भी 2025 से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर का मैं लेक्चर बाय लेक्चर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। देखें, इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताइए स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर समझाते हैं। समझाते हुए स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। पहले तो स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर पूछा है। तो मेरे बच्चों, स्वप्रेरण में एक ही कुंडली होती है इस तरह से, ठीक है, और अन्योन प्रेरण में इस तरह से दो कुंडलियां होती हैं। इस तरह से दो कुंडलियां आमने सामने रखी होती हैं, ठीक है। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं अथवा धारा के मान को शून्य करते हैं, तो इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। अन्योन प्रेरण में क्या होता है कि पास रखी दो कुंडली में से हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित करेंगे, जब इस कुंडली में हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, धारा प्रवाहित करते हैं, तो पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को हम लोग कहते हैं अन्योन प्रेरण। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, अन्योन प्रेरण। अन्योन देखे, स्वप्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कुंडली में उत्पन्न होता है, और अन्योन प्रेरण में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो दूसरे कुंडली में उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है ना हमारी बात। तो ये दोनों में अंतर है। अंतर क्या होगा, इसे बीच में लाइन खींचेंगे, एक साइड लिखेंगे स्वप्रेरण और एक साइड लिखेंगे अन्योन प्रेरण। फिर आप स्वप्रेरण की परिभाषा लिखेंगे, फिर अन्योन प्रेरण की परिभाषा लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कुंडली में उत्पन्न होता है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होता है। हो गया अंतर। ये आप लोगों को अंतर देना था। अंतर के लिए जैसे मैं ध्यान से देखें स्वप्रेरण। स्वप्रेरण में क्या क्या लिखना है, बीच में लाइन खींचेंगे, एक साइड लिखेंगे स्वप्रेरण और एक साइड लिखेंगे अन्योन प्रेरण। तो स्वप्रेरण जिधर लिख रहेंगे उधर क्या क्या लिखेंगे, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करें, धारा के मान में परिवर्तन करें अथवा धारा के मान को शून्य करें, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यह है स्वप्रेरण का पहला पॉइंट। फिर इसमें दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे स्वप्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कुंडली में उत्पन्न होता है। भाई एक ही कुंडली होता है। अब हम अन्योन प्रेरण, जब बीच में लाइन खींचेंगे तो स्वप्रेरण में ये दोनों पॉइंट लिखेंगे, अन्योन प्रेरण में इन दोनों पॉइंट को लिखेंगे। कौन, पहला पॉइंट ये है, पास रखे दो कुंडली में से एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें, धारा के मान में परिवर्तन करें अथवा धारा के मान को शून्य करें, तो शून्य करें, तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये पहला बात लिखेंगे आप इधर अन्योन प्रेरण में। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, अन्योन प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरे कुंडली में उत्पन्न होता है, और इसमें स्वप्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कुंडली में उत्पन्न होता है। क्या ये अंतर दे सकते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है ना अंतर कैसे देना है। बहुत ही आसान है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, एक एक चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। चलें, और हमसे परिभाषा भी पूछ रहा था। किसका पूछ रहा है भाई परिभाषा, स्वप्रेरण का। यल बराबर होगा यन फाई बटे में आई, यह है स्वप्रेरण, फार्मूला हो गया। इसका कोई परिभाषा बोलेगा तो परिभाषा क्या देंगे, यन फाई को हम कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, आई को कहते हैं धारा,
परिभाषा क्या होगा, किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या तथा कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। कभी भी कोई पूछ ले स्वप्रेरण गुणांक बताइए तो आप परिभाषा दे सकते हैं स्वप्रेरण गुणांक का। इसका जो मात्रक होता है ना बच्चों, इसका मात्रक होता है वेबर टर्न प्रति एम्पियर, वेबर टर्न प्रति एम्पियर। और या तो हम लिख सकते हैं हेनरी, क्या लिख सकते हैं, हेनरी। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक की। अब किसकी बात करेंगे, अन्योन प्रेरण गुणांक की। अब आपसे कोई पूछ ले अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो परिभाषा क्या बोलेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक का, हो जाएगा m बराबर n2 φ2 बटे में I1। इसमें जो फ्लक्स ग्रंथिताएं हैं कौन से कुंडली में है, द्वितीय कुंडली में। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है प्रथम कुंडली में है। परिभाषा क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या तथा प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या परिभाषा देंगे बच्चों, बोलेंगे द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या तथा प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। हो गया परिभाषा बच्चों। इसका भी मात्रक वही होगा जो ऊपर वाले का है, ठीक है, इसका स्वप्रेरण गुणांक का। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को बच्चों। इस चैप्टर में से यही दो हेडिंग ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही हेडिंग बच्चों आपके सेट पेपर 2025 में भी पूछा है, फिजिक्स के सेट पेपर में। ठीक है ना, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अन्योन प्रेरण की घटना क्या है। अभी तो हमने समझाया अन्योन प्रेरण की घटना क्या है। इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान दीजिए। कह रहा इसी अन्योन प्रेरण गुणांक से क्या पर्याप्त है, मतलब अन्योन प्रेरण क्या, इसकी भी परिभाषा इससे इसकी घटना क्या ये पूछ रहा है। फिर इसी अन्योन प्रेरण गुणांक से क्या तात्पर्य है, मतलब हमसे अन्योन प्रेरण भी पूछ रहा है और अन्योन प्रेरण गुणांक भी पूछ रहा है। तो अभी तो हमने दोनों चीज़ों को एक करके बताया। देखिए 2025 का सेट पेपर भी है, देख रहे हैं ना। जब एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 10 माइक्रोसेकंड में 4 एम्पियर की धारा घटकर शून्य हो जाती है, तब इसी द्वितीय कुंडली में 40 किलोवाट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। पारस्परिक प्रेरकत्व का मतलब होता है अन्योन प्रेरकत्व। क्या होता है, अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है बच्चों। अब क्या काम करेंगे, प्राथमिक कुंडली में देखिए, जब प्राथमिक कुंडली में 10 माइक्रोसेकंड में डेल्टा टी दिया है आपको 10 माइक्रोसेकंड, तो माइक्रो को चेंज करेंगे, तो माइक्रो को आप सेकंड में चेंज करेंगे, 10 के घाते -6 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद धारा कितना दिया, डेल्टा आई। धारा में 4 एम्पियर से धारा 0 एम्पियर हो जा रहा है, 0 - 4 तो घटा देंगे, आई बराबर -4 एम्पियर। जब भी आप धारा घटाएंगे ना बच्चों, एक काम कीजिएगा, आप बड़े में से छोटे को और छोटे में से बड़े को धारा घटाइएगा। जैसे 4 से 0 हो गया तो 0 - 4 करेंगे, ठीक है। 4 से 12 हो जाता, बढ़ जाता, तो हम क्या करते हैं 4 - 12 कर देते हैं, बस ध्यान रखना। और उसके बाद बताइए ई का वैल्यू कितना दिया है, ई का वैल्यू हमें दिया है 40 किलो वाट। 40 किलो वाट इसकी द्वितीय कुंडली में 40 किलो वाट का 40 किलो वोल्ट है भाई, वाट नहीं है, 40 किलो वोल्ट है। तो किलो वोल्ट को वोल्ट में चेंज करेंगे तो 40 × 10 के घाते कितना हो जाएगा। आप किलो को वोल्ट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के घाते 3 वोल्ट, 1000 जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये प्रथम कुंडली में है तो I1 लिख देंगे यहाँ पर। ये द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होता है तो E2 लिख देंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे बच्चों, E2 बराबर -m डेल्टा I1 बटे में डेल्टा टी। वैल्यू रखिए, E2 का वैल्यू कितना है 40 × 10 के घाते 3 बराबर -m डेल्टा I का वैल्यू कितना है, डेल्टा I है बच्चों आपका -4
बटे में डेल्टा टी कितना है 10 गुणे 10 के घाते -6, तो हो जाएगा 40 गुणे 10 के घाते 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 4m बटे में 10 गुणे 10 के घाते -6। इसका यहाँ गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीपल, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 गुणे 10 के घाते 3 गुणे 10 गुणे 10 के घाते -6 बराबर 4m। अब बताइएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 गुणे 10 के घाते -3 बराबर 4m। तो m बराबर निकालेंगे तो 400 गुणे 10 के घाते -3 बटे में 4, ये 0 0 कैंसिल कर देंगे। m बराबर यदि आप हल करेंगे तो लिख सकते हैं 100 गुणे 10 के घाते -3 हेनरी। आप चाहें तो इसको 0.1 हेनरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया बच्चों किस तरह से क्वेश्चन हल हुआ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। चीज़ों को एक एक करके बारीकी से मन लगा के ध्यान देंगे तो फार्मूला ही तो है बच्चों, इसमें वैल्यू रखिए, फार्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल में कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, इसके न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है 100 फेरों की एक समतल कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वायर तथा 9 गुणे 10 घाते -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी है। इसे 0.1 सेकेंड में 180 अंश कोण से घुमाया जाता है। कुंडली में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। पहले ध्यान दीजिए, फेरों की संख्या कितना दिया है 100 दिया है, 100 फेरों की संख्या दिया, और क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल है 500 सेमी स्क्वायर। तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 500 सेमी को चेंज करते हैं 10, 1 सेमी बराबर कितना मीटर होता है 10 के घाते -2 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 10 घाते -2 मीटर का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 500 गुणे 10 के घाते -4 मीटर स्क्वायर। हो गया ना। अब आगे बताइएगा, यह चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है, कितना 9 गुणे 10 के घाते -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और बताइए बच्चों, और कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी है। कोई देखिए 100 फेरों वाली एक समतल कुंडली का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है बोल रहा है। इसे इतने सेकंड में इतना टाइमिंग कितना दिया है, टी आपका डेल्टा टी दिया है 0.1 सेकेंड में कितना अंश घुमा दे रहा है 180 अंश। पहले आप ध्यान दीजिए बच्चों, पहले आप ध्यान से देखिए पहले जो एंगल है पहले क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा 90 अंश होगा, पहले थीटा आपका 90 अंश होगा। तो बताइए फाई कितना आ जाएगा, लिखेंगे फाई 1 बराबर बी ए कास थीटा। तो फाई 1 बराबर बी 9 गुणे 10 के घाते -4 500 गुणे 10 के घाते -4। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका है कास 90 अंश, कास 90 अंश का वैल्यू 0। तो फाई 1 कितना आ जाएगा आपका, फाई 1 आ जाएगा 9 गुणे 10 के घाते -4 500 गुणे 10 के घाते -4 गुणे कितना 0। यहाँ जब 0 रखेंगे तो फाई 1 आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा बच्चों। अब फाई 2 निकालिए, फाई 2 निकालेंगे कितने अंश पे निकालेंगे, थीटा दिया है 180 अंश। जब थीटा 180 अंश हल करेंगे तो फाई 2 बराबर क्या लिखेंगे बी ए कास थीटा। तो वैल्यू रखिए फाई 2 बराबर, बताइए बी का वैल्यू कितना है 9 गुणे 10 के घाते -4 फिर गुणे 5 गुणे 10 के 500 है 500 गुणे 10 के घाते -4 कास 180 अंश, कास 180 अंश का वैल्यू -1। बताइए इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4500 गुणे 10 के घाते -8 गुणे -1। फाई 2 बराबर कितना आ जाएगा -4500 गुणे 10 के घाते -8। ठीक है, ये आ गया आपका फाई 2। तो डेल्टा फाई कैसे निकालेंगे, डेल्टा फाई बराबर होता है फाई 2 माइनस फाई 1। तो डेल्टा फाई लिखेंगे, डेल्टा फाई बराबर फाई 2 माइनस 4500 गुणे 10 के घाते -8 -0। तो बताए डेल्टा
डेल्टा फाई बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई बराबर आ जाएगा -4500 गुणे 10 के घाते -8 वेबर। ये हो गया बच्चों डेल्टा फाई। हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बोला है फैराडे के नियम से, E बराबर यन डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी। ठीक है, आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ना बच्चों। चलिए अब आगे आगे की तरफ ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, E बराबर -यन डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी, वैल्यू रखे E बराबर -100 और इसका है 4500 माइनस गुणे 10 के घाते -8 बटे में 0.1। तो E बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 2 3 4 शून्य हो जाएगा गुणे 10 के घाते -8 बटे में 0.1। बताइए ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे, 10 से करेंगे 10 हटाने के लिए। तो बताइए कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा ऊपर 5 शून्य 1 2 3 4 5 गुणे 10 के घाते माइनस गुणे 10 के घाते -8 बटे में 1 हो जाएगा। अब बताइए बच्चों, अब यहाँ कैसे सुनना है 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं E बराबर 45 गुणे 10 के घाते 5 गुणे 10 के घाते -8 घटाओगे तो 45 गुणे 10 के घाते -3 वोल्ट। हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया नहीं कितना आसान है बच्चों। देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को किए एकदम छोटे कैलकुलेशन से एकदम बच्चों, एकदम बेसिक से हाई कैलकुलेशन तक आप लोगों को क्वेश्चन से कराया गया बच्चों। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को एक एक करके बारीकी से समझेंगे, ध्यान से कापी पेन लेकर बैठ के कुछ कैलकुलेशन अपने से भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है, कह रहा है 10 मीटर लंबी धातु की छड़। देखिए बच्चों ये जो प्रश्न है ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक पूछे जाते हैं। देखिए हर एक सेट पेपर में से ये जो प्रश्न है ना, हर एक सेट पेपर में से 4-5 सेट पेपर में प्रश्न इस टाइप के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो बच्चों यदि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपके सेट पेपर में यदि आएगा तो आप इससे अच्छे से कर सकते हैं। मैं इस लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। आप किसी भी सेट पेपर उठा के देखिए, इस टाइप के सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी वर्ष के पेपर को उठा के देख लीजिए। आप देखिए 2025 के सभी सेट पेपर यदि आप हल करेंगे फिजिक्स के तो ये सभी प्रश्न इसमें जरूर आपको मिलेंगे। 2026 के भी हल करेंगे ना तो वो भी प्रश्न आपको मैच करेंगे। अभी 2026 का सेट पेपर कराऊंगा तो दिखाऊंगा बच्चों आप लोगों को। चलिए, क्योंकि ये 2025 के सेट पेपर के प्रश्न हैं और ये प्रश्न लगातार हर एक सेट पेपर में पूछे जा रहे हैं, फिर उसी टाइप के प्रश्न मैं करा रहा हूँ इसमें। 10 मीटर लंबी धातु की छड़ जिसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूम रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धातु के वलय से संपर्कित है। छड़ का दूसरा सिरा एक धातु के वलय से संपर्कित है। इसी चीज को 2 बार लिख दिया गया है। ठीक है, संपर्कित है। उसके बाद क्या है, संपर्कित है वलय के अक्ष चुंबकीय क्षेत्र। देखिए वलय के अक्ष चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला है। जो वलय का अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र के, देखो वलय, देखिए क्या है, हाँ क्या नाम है यहाँ, संपर्कित है अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्ष के अनुदिश 0.5 टेस्ला है। फिर कह रहा है वलय तथा अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए बच्चों। देखिए इस प्रश्न में आपको लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर, मतलब उसकी छड़ की जो लंबाई धातु छड़ की 10 मीटर। ओमेगा रेडियन, ये ओमेगा जो है ना कोणीय वेग होता है, इसे लिखते हैं 400 रेडियन प्रति सेकंड। और बताइए और क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है कितना, बी बराबर 0.5 टेस्ला। अब बताइए जब छड़ का एक किनारा फिक्स हो दूसरा किनारा इस तरह से कोणीय वेग से घूम रहा हो तो उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है बच्चों E बराबर 1/2 बी ओमेगा L स्क्वायर। तो E बराबर 1/2
बी का वैल्यू कितना है बच्चों, बी है 0.5, ओमेगा है 400 गुणे 10 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 200, 200 को गुणा इसमें कर दीजिए, 200 का गुणा इसमें करेंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा, आप इसमें गुणा कीजिए, दशमलव हट जाएगा, 5 5 दूना 10 मतलब आ जाएगा 100। भाई आप इसका इसमें गुणा करेंगे 1000 होगा, लेकिन दशमलव एक अंक के बाद लगा देंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 100। तो ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आप इसको हल करेंगे तो ई बराबर आपका आ जाएगा 10,000 वोल्ट। हो गया आंसर। समझ में आया किस तरह से प्रश्न हुआ बच्चों। ध्यान रखिए इस टाइप के प्रश्न आपके हर एक सेट पेपर में, हर एक वर्ष में ये प्रश्न पूछा जाता है, हर एक सेट पेपर में। ठीक है, ऐसे प्रश्न लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या आपको इतना क्लियर हो गया? यदि आपको इतना क्लियर हो गया तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेल की पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक, मतलब जमीन से अलग हैं, इन्हें एक मिली वोल्टामीटर से जोड़ा गया, एक मिली वोल्टामीटर से जोड़ा गया जो कम से कम वोल्टेज को नापता है। जब इस पर एक ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्टामीटर का पाठ्यांक क्या होगा? यदि दिया गया है कि पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, तो यल बराबर लिख देंगे 1 मीटर। ट्रेन का वेग है 180 किमी प्रति घंटा, तो किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हम इसमें गुणा कर देंगे 5/18 से, तो 18 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 50 मीटर। आगे उसके बाद बताइए, उसके बाद आपका ऊर्ध्वाधर घटक दिया है Vb बराबर 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों? ये ऊर्ध्वाधर आपको पता है, जब ट्रेन चलेगा इस तरह से, ट्रेन जब ऐसे जाएगा तो कौन से घटक को काटेगा? भाई जो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उसी को तो ऐसे काटेगा। बताइए, ये ट्रेन है तो चुंबकीय बल रेखाएं, जब ये ट्रेन ऐसे जाएगा तो कौन से चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा? जो ऊर्ध्वाधर होंगी चुंबकीय बल रेखाएं। तो फार्मूला क्या लगाएंगे? ई बराबर VB/LV, तो हो जाएगा ई बराबर कौन से घटक को काट रहा है? ऊर्ध्वाधर घटक। 0.2 × 10⁻⁴, लंबाई कितना दिया है 1 × 50, तो गुणा कर देंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100, 10 × 10⁻⁴ वोल्ट। हो गया आंसर बच्चों। समझ में आ रहा है किस तरह से प्रश्न को हल करना है? इसमें ज़्यादा टेंशन थोड़ी लेना है यार, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हल हुआ। ऐसे प्रश्न आपके 3 नंबर के बोर्ड एग्जाम में दिए हैं, सोचिए इतने आसान तरीके का। केवल इसमें लॉजिक दिया था बच्चों कि यदि मान लो आपको ऊर्ध्वाधर घटक दे दिया, इस प्रश्न में 36 घटक दिया होता तो ट्रेन तो 36 घटक काट नहीं रहा है, इसलिए वहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 हो जाएगा, तो इस बी का वैल्यू क्या रख देते हैं 0। ठीक है ना, चले अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इस प्रश्न में क्या कर रहा है? स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है? एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक। अभी तो हमने स्वप्रेरकत्व से क्या मतलब है इसके बारे में समझा दिया था, परिभाषा वगैरह। एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक, स्वप्रेरकत्व, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है, तो यल बराबर दिया 0.4 मिली हेनरी। तो इस मिली हेनरी को हेनरी में चेंज करना है, तो 0.4 × 10⁻³ हेनरी। इसमें बहने वाली धारा कितना है? बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाती है, मतलब डेल्टा आई हमें दिया है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से बदल जा रहा है। ठीक है, कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ई बराबर -L डेल्टा आई बटे में डेल्टा टी, वैल्यू रखेंगे सबका। ई बराबर यल का वैल्यू है 0.4 × 10⁻⁻3। ठीक है, यहाँ माइनस में रहेगा। फिर बताइए यल का वैल्यू डेल्टा आई कितना? डेल्टा आई है 1 बटे में टाइमिंग कितना है 0.1, तो ई बराबर बताइए कितना हो जाएगा बच्चों? -0.4 × 10⁻⁻3 बटे में 0.1,
यदि आप ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं तो आपका जो प्रश्न आंसर आएगा 40 × 10 के घाते -3 वोल्ट हो गया आंसर है प्यारे बच्चों इसका। ठीक है, यह है इसका आंसर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखिए इसमें ज़्यादा टेंशन थोड़ी लेना है प्यारे बच्चों, बस फार्मूला लगाना है आंसर आ जाएगा आपके सामने। कहेंगे सर माइनस में आया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में इसलिए आया क्योंकि लेंज के नियम की वजह से आता है। लेंज के नियम की वजह से इसमें जो प्रेरित धारा की दिशा होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होगी, उसके वजह से आ रहा होगा माइनस। ठीक है बच्चों, क्या आपको इतना क्लियर हो गया? यदि आपको इतना क्लियर हो गया तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे प्रश्नों को आप भी अपने से हल करें, प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। ये 2025 के सभी सेट पेपर में से आपके ये प्रश्न पूछे गए थे बच्चों। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम। तो फैराडे के 2 नियम हैं। फैराडे का प्रथम नियम का कहना यह है कि जब भी किसी कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यह है फैराडे का प्रथम नियम। क्या बोलेंगे? जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली बंद होती है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यह है फैराडे का प्रथम नियम। देखिए बच्चों, E बराबर क्या है? -डेल्टा∅B/डेल्टा t। ठीक है, अब कोई आपसे परिभाषा पूछ ले फैराडे के द्वितीय नियम बताइए, तो ई को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। लेकिन कहा किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। और ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे को की बोलते हैं, समय को दर बोलते हैं। परिभाषा क्या बोलेंगे? किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। देखिए, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये हो गया आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम बच्चों। क्या आपको परिभाषा समझ में आया बच्चों? क्या ये परिभाषा क्लियर हो गया? यदि आपको इतना क्लियर हो गया तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये है इतने प्रश्न जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इतना प्रश्न आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी और आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, हमारी गारंटी। लेकिन आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तभी ऐसा होगा बच्चों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन दोस्तों में जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही आसान लगेगा और प्रश्न भी बड़े मज़ेदार तरीके से हल कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।